दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने बताया था कि हमारा हिंसा सीरीज का, वायलेंस सीरीज का बैक टू बैक 3 वीडियो आने वाला है। तो पहला वीडियो आया हिंसा क्या है, हिंसा का आइडिया हमारे मन में कैसे आता है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया ज़रूर देखें। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं आई बटन में ज़रूर दे दूँगा। हिंसा क्या है, हिंसा कैसे हमारे मन में आता है, हिंसा का क्या क्या स्टेज है, किस स्टेज पर हिंसा हमारे मन में आता है और फिर हम हिंसा एक्ट के रूप में करते हैं। तो पहले मन में आता है, फिर उसको वचन में लाते हैं और फिर एक्ट में कर। तो इस प्रकार देखेंगे कि हिंसा क्या है। फिर मैंने बताया था कि सेकेंड वीडियो आने वाला है व्यापक हिंसा, मास वायलेंस क्या है। तो मास वायलेंस में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मास वायलेंस क्या है, मास वायलेंस का आइडिया कैसे आता है और किन किन स्तरों पर मास वायलेंस हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट जो कि सामाजिक मुद्दा से जुड़े होते हैं आप तक समय समय पर पहुँचता रहे। तो मास वायलेंस मतलब है कि व्यापक रूप से हिंसा। व्यापक रूप से हिंसा कैसे होता है, जैसे दो पहचानों के बीच में हिंसा। तो जब भी मास वायलेंस होगा, जब भी व्यापक हिंसा होगा तो दो पहचानों के बीच में हमेशा होगा। अगर पहचान नहीं है तो हिंसा नहीं होगा, क्योंकि पहचान मास वायलेंस तभी होगा जबकि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से विरोधाभास में आएगा, मतलब अगेंस्ट में आएगा। अगर दो कम्युनिटी के बीच कन्फ्लिक्ट होता है तभी मास वायलेंस होगा। तो चलिए मास वायलेंस को समझने का कोशिश करते हैं। तो मास वायलेंस में पहले तो पहचान आती है, फिर पहचानों में विरोधाभास होता है और विरोधाभास के बाद संघर्ष होता है, संघर्ष के बाद क्रिया के रूप में वह हिंसा होता है। अब जानने का कोशिश करेंगे कि पहचान क्या है, पहचान क्या होता है और पहचान से हमें क्या क्या फ़ायदा है और पहचान हिंसा अथवा व्यापक हिंसा का कारण क्यों बनता है। तो देखिए, आज से आप 2000 वर्ष पूर्व चले जाइए तो दो कंडीशन लेंगे। एक लेंगे कि ब्राह्मण पुरुष, जो ब्राह्मण हमारे जाति व्यवस्था में ब्राह्मण थे। दूसरा लेके देखेंगे कि एक दलित स्त्री, और दोनों की आइडेंटिटीज़ कैसे बनती है। अगर कोई व्यक्ति आज से 2500 वर्ष पहले, जब वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर था या फिर स्टार्ट हुआ था, तो उस समय में देखते थे कि अगर कोई ब्राह्मण और वो पुरुष है तो उसका सामाजिक हैसियत अलग होता था, उसका ईगो, उसका प्रेस्टीज, उसका राइट, उसका स्पेशल राइट सब अलग होता था। वो जो बोल देता था वो लकीर बन जाता था, वो सत्य की एक लकीर बन जाती थी। उसको समाज में इतने प्रतिष्ठा दे दिए गए थे क्योंकि वह डोमिनेट करता था। उन्हें शुद्ध माना जाता था, उन्हें माना जाता था कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्हें वेदों की जानकारी है और बहुत सारे उसे डिस्क्रिशनरी पावर थे। मतलब वो उनका राइट्स ही कुछ अलग लेवल पर चला जाता था। उसमें गौरव की भावना आती थी, ईगो की भावना आती थी कि हम ये नहीं कर सकते, मतलब हम मैला साफ नहीं कर सकते। ये ब्राह्मणों में एक धारणा आ गई थी, या जो भी उच्च वर्ग में थे, एक प्रेस्टीज के साथ जुड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप ले लीजिए एक दलित महिला जो 2500 वर्ष पहले हमारे समाज में थी। तो एक तो महिला थी, पितृसत्ता चरम पर था, पितृसत्ता के कारण महिलाओं के कई अधिकार छीन लिए जाते हैं। ऊपर से वो दलित थी, और दलित हमेशा हमारे समाज में शोषण की स्थिति में रहा है, उसका हमेशा शोषण हुआ है और उसका हमेशा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो इस स्थिति में आप देखते हैं कि एक ब्राह्मण जो पुरुष है और दूसरा जो स्त्री है जो कि दलित है, उन दोनों का ईगो, प्रेस्टीज, उनकी सम्मान, आत्मसम्मान, उनकी राइट्स सब बदल जाते थे। तो ये दोनों पहचान हो गए। दोनों पहचानों की स्थिति में आप देखेंगे कि कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि अगर मानववाद की दर्शन पर आप जाएं तो मानव कोई भी है पृथ्वी पर तो उसका मूल्य एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि जब हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था आ गया था, जब हमारे समाज में पितृ सत्ता आ गया था, पैट्रियार्की आ गया था, तो राइट्स का बंटवारा होने लगा था।
तो इस स्थिति पे जब लोगों में चेतना आई, जब लोगों में क्लास स्ट्रगल की भावना आई, जब वर्ग चेतना लोगों में आई, तो धीरे धीरे दोनों के बीच विरोधाभास हुआ। और विरोधाभास के कारण आज देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो दलित आंदोलन है, जो मायावती और काशीराम के द्वारा चला गया, उसमें दलितों में एक चेतना दी गई, जो आप उच्च वर्ग के डोमिनेंस को, प्रभुत्व को स्वीकार ना करें। तो इस तरह आपने देखा कि चेतना आई तो फिर कन्फ्लिक्ट हुआ। और आप कई मामले ऐसे देख लिए होंगे कि दलितों और सवर्णों में उत्तर प्रदेश में कई झड़प हुई, कई विरोधाभास हुए, कई कन्फ्लिक्ट हुए। तो इस तरह पहचान ऐसे होता है, पहचान के आधार पर हमारा इज्जत, हमारा राइट्स एवं अन्य चीज़ का निर्णयन होता है। अब हम बताएंगे कि पहचान के कार्य क्या है। एक तो हम देख लिए आइडेंटिटीज़ कैसे बनती है। आइडेंटिटी और भी कई स्तरों पर बन सकती है, जैसे हिंदू, मुसलमान, धार्मिक आइडेंटिटी बन सकता है, सांप्रदायिक आइडेंटिटी बन सकता है, हमारा रेशियल आइडेंटिटी बन सकता है। तो इस स्थिति में भी कन्फ्लिक्ट होगा, और कन्फ्लिक्ट होगा तो वो संघर्ष के रूप में बदलेगा, संघर्ष, मास वायलेंस, अथवा एक पहचान के खिलाफ हिंसा होगा, जिसे कि हम व्यापक हिंसा कहते हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि जब दो पहचान एक साथ होंगे तो उनके जो हित हैं, उनके हित समान नहीं हो सकते हैं, उनके लाभ समान नहीं हो सकते हैं। तो अगर समान लाभ नहीं हुआ और एक साथ लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे वायलेंस की स्थिति बनी रहेगी हमेशा। तो जब भी मास वायलेंस होगा तो वो पहचानों के बीच में होगा। जब दो पहचानों के बीच अगर लाभों को लेकर, हितों को लेकर टकराव होगा तो उसमें एक्सक्लूजन होगा, मतलब व्यावर्तन होगा, उसमें टूट होगा। अब एक्सक्लूजन किसे कहते हैं कि जैसे हम अभी पिछले दिनों आपने देखा कि ओलंपिक का खेल हो रहा था, तो ओलंपिक खेल में हमने देखा कि जितने भी भारतीय थे वो एक बार देखते थे कि अगर कोई गोल्ड मेडल आया या सिल्वर मेडल आया तो हम देखते थे कि सभी भारतीय खुश हो जाते थे। तो ये तो एक पहचान को लेकर समावेशन हुआ। वहीं भारत में ही देख लीजिए, अगर कोई मुंबई के हैं और कोई बिहार के हैं, कोई मुंबई के हैं और कोई मान लीजिए बेंगलोर के हैं, और आईपीएल मैच चल रही है, तो आईपीएल मैच की स्थिति में क्या देखेंगे कि समावेशन नहीं रह पाता है। तब एक पहचान मुंबई बन जाती है और दूसरी पहचान बेंगलोर बन जाती है, और यहाँ पे दोनों के हित टकरा जाते हैं। तो अगर मुंबई वाले ने अगर कोई अच्छा परफॉर्म किया है मैदान में तो सिर्फ मुंबई वाले ताली बजाएंगे, लेकिन वो भी तो भारत में ही थे। अगर बेंगलोर वाले अच्छे परफॉर्म करेंगे तो बेंगलोर वाले ताली बजाएंगे, वो भी भारत में थे। एक स्थिति वो थी जब ओलंपिक का खेल चल रहा था, जब वर्ल्ड कप चल रहा था, तब भी तो दोनों समान थे, दोनों एक ही स्थान पे थे, लेकिन पहचान बदल गई। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि जब आईपीएल चल रहा था तो एक मुंबई से थे और एक बेंगलोर से थे। तो बेंगलोर वाले ने बेंगलोर के अच्छे परफॉर्मेंस पर ताली बजाया और मुंबई वाले ने मुंबई के अच्छे परफॉर्मेंस पर ताली बजाया। तो जब पहचान छोटा होता जाएगा तो अब व्यावर्तन की स्थिति बढ़ती जाएगी। अब हिंदू मुस्लिम में देख लीजिए क्या है, हिंदू मुस्लिम में भी पहचान है। हिंदू के कई प्रतीक हैं, वो तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं। वैसे ही मुस्लिमों के भी कई प्रतीक हैं, वो टोपी लगाते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं। वो उनकी पूजा पद्धति अलग है, हिंदुओं की पूजा पद्धति अलग है। अगर एक साथ दोनों का हितों का टकराव किसी स्तर पर हो गया तो वहाँ पर व्यापक हिंसा की संभावना, वहाँ पर घृणा की संभावना, वहाँ पर दंगे की संभावना बन सकती है। वहीं जातिगत आरक्षण में भी देख लीजिए, अगर कोई सवर्ण है और कोई दलित है, दोनों की आरक्षण में तो हित एक साथ पूरे होते नहीं हैं, तो उस स्थिति में भी हिंसा की स्थिति बन सकती है। जब दो पहचानों के लोग एक साथ एक जगह पे रहते हैं तो एक तो पहचानों के लिए उन्हें लाभ मिलता है, उनका हित जुड़ा होता है, और दूसरी स्थिति में कोई लोग हैं जो वंचित हो जाते हैं, जो डिप्राइव हो जाते हैं। तो डिप्राइव क्लास में सहिष्णुता की मात्रा घटती जाती है, असहिष्णु बन जाते हैं। हो सकता है कि आरक्षण के आधार पर कोई अच्छे पद पे चला गया, अच्छे नौकरी पे चला गया, लेकिन दूसरी स्थिति में देखते हैं कि आरक्षण के ही आधार पर कोई आरक्षण से वंचित रह गया और वो अच्छे पद पे नहीं जा सका। मेरिट उसे ज़्यादा है लेकिन उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो इस स्थिति में समाज में सहिष्णुता घटती है, टॉलरेंस घटती है, और टॉलरेंस घटने के बाद घृणा आती है।
और घृणा के बाद क्रिया में लोग हिंसा कर देते हैं। तो वो एक पूरी पहचान के रूप में होती है। जो दलित पहचान के लोग होते हैं, आरक्षण में उन्हें वाचिक रूप से या फिजिकली दैहिक रूप से हिंसा का सामना करना पड़ता है, लेकिन पूरी पहचान को, पूरी दलित पहचान को हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो अगर किसी एक पहचान को हिंसा का सामना करना पड़े तो वह व्यापक हिंसा कहला जाता है। अब देखिए कि व्यापक हिंसा का आइडिया कैसे डेवलप होता है। तो व्यापक हिंसा का आइडिया जो है वो कई चीज़ों से डेवलप होता है। हमारे पॉलिटिक्स से भी होता है कि जैसे मान लीजिए आज से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मुंबई में बाहर के लोगों के लिए, जो अन्य राज्यों से आए हुए लोग हैं, उनके लिए एक घृणा का माहौल बनाया गया। उन्हें बताया गया कि मुंबई का सारा एम्प्लॉयमेंट वो बाहर के राज्यों की या तो साउथ इंडियन खा रहे हैं या फिर नॉर्थ इंडियन खा रहे हैं। तो इस तरह धीरे धीरे अखबारों से, सिनेमा से, पॉलिटिक्स से और भी कई साधनों से, आज तो सोशल मीडिया का भी युग आ गया है, इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट में र्यूमर या कोई भी समाचार फैलने में, कोई भी न्यूज़, कोई भी र्यूमर फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इस तरह एक पहचान को दूसरे पहचान के खिलाफ, अगर मुंबई का है तो कोई मराठी है, उसका पहचान मराठी है। अगर कोई बिहार का है तो उसका बिहारी पहचान है। कोई दक्षिण भारत का है तो उसका पहचान दक्षिण भारतीय है। तो इस आधार पर बताया जाता है, मुंबई में मान लीजिए कोई बिहारी आया और बिहारी पहचान मुंबई का एम्प्लॉयमेंट खा रहा है, उसके जगहों को खरीद रहा है, उसके वहाँ पे लैंड खरीद रहा है। तो इस स्थिति में अन्य पहचान, जैसे मुंबई वालों को बिहारी पहचान के लिए एक घृणा का माहौल होगा और धीरे धीरे उसका टॉलरेंस लेवल घटने लगेगा। वो सहिष्णु नहीं रह जाएगा, और जब सहिष्णु नहीं रह जाएगा तो फिर उसका रिएक्ट करेगा। पहले मन में आया तो मनसा में आ गया, फिर वचन से, फिर रिएक्ट करेगा कि यहाँ से चले जाओ या हमारा जगह खाली कर दो, और फिर अगर ये नहीं होगा तो मास वायलेंस आ जाएगा। और राजनीतिक जितने भी लोग हैं वो इसका अच्छे से भारत में इस्तेमाल करके अपना राजनीतिक कैरियर बनाते हैं, अपना सरकार बनाते हैं। ये आम बात है। जब देश में आज़ादी की स्थिति थी तो जिन्ना थे, तो दो पहचानों के रूप में देश को बांटना चाहते थे, क्योंकि जिन्ना कहते थे यहाँ अगर हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदू रहेंगे तो मुस्लिमों के लिए अच्छे नहीं सोच पाएंगे। अगर लोकतंत्र में अगर बहुमत का सरकार होना चाहिए, अगर बहुमत जिस बिल को पास कर दे, जिस कानून को पास कर दे, तो वह सर्वमान्य हो जाता है, वह कानून पास हो जाता है, वो लीगल हो जाता है, लीगल। लेकिन वहीं पर एक तो जनसंख्या में मुस्लिम कम थे, अल्पसंख्यक थे, और दूसरी तरफ उनकी अगर जनसंख्या में अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उनका राज्यसभा, लोकसभा या सरकारों में संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इस स्थिति में जिन्ना ये तर्क दिए थे कि अगर जनसंख्या कम है तो फिर इसका सहभागिता जो है सरकार को बनाने में वो कम हो जाएगी। तो इस स्थिति पे उन्होंने दो देशों को बांटने का कोशिश किया था, लेकिन ये लॉजिकल ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे जब बताया गया था कि हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का वैसा ही सम्मान किया जाएगा, समान सम्मान होगा, हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इक्वलिटी बरती जाएगी। लेकिन वो इस लॉजिक के आधार पर पाकिस्तान और भारत को बांटे थे। इस लॉजिक के आधार पर बांटे थे कि एक हिंदू है और दूसरे मुस्लिम है तो दोनों की पहचान अलग अलग हो जाएगी। तो इस स्तर पर देखें कि आज़ादी के समय भी कई हिंसा हुए, भयावह स्थिति था। तो इन दोनों पहचानों के बीच में कन्फ्लिक्ट करके और फिर मास हिंसा करवाया गया, व्यापक हिंसा आज़ादी के समय भी देखा गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह व्यापक हिंसा का आइडिया हमारे मन में आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके बताएं। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो ज़रूर ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह एक डीप रिसर्च के बाद वीडियो लाया गया था कि हिंसा क्या है, व्यापक हिंसा क्या है, और अगले वीडियो में देखेंगे कि जीनोसाइड क्या है, जिसे नरसंहार कहते हैं, वो क्या है, नरसंहार क्या है। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे कि जीनोसाइड क्या है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।